मेरा नाम वैभव है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे मेरे पिता जैसे भैया के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पत्नी सच कह रही है, क्योंकि उसकी आंखों में उतरने वाले आंसू और उसके चेहरे की उदासी साफ साफ बता रही थी कि उसके साथ जुल्म हुआ है। मगर मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। एक तरफ मेरा बड़ा भाई था तो दूसरी तरफ मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली मेरी पत्नी थी, और मैं इन दोनों रिश्तों के बीच दबकर रह गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं खुद ही एक दिन जल्दी घर आ गया, और जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मुझे बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं फ़ौरन ही अपनी पत्नी के कमरे में गया। वहाँ जाते ही जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे भैया के हाथ में तो मेरी पत्नी बुरी तरह से रो रही थी, और मैं अभी अभी ही अस्पताल से घर वापस आया था। दरअसल मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी किया करता था। हम लोग गरीब थे। घर का पूरा खर्चा मेरी सैलरी से ही चल रहा था। मेरे घर में मेरे बड़े भैया के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी, और मेरी शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। मैं शुरू के दिनों में तो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, और वो भी बहुत खुश रहती थी। मेरी पत्नी ने हमारे इस छोटे से घर को और घर के सारे काम काज को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। अपनी शादी की पहली रात ही मैंने अपनी पत्नी से एक वादा लिया था और कहा था कि मेरे बड़े भैया ने बचपन से लेकर अब तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं अपने भैया को पिता समान समझता हूँ, तो मैं हमेशा मेरे भैया का बहुत ख्याल रखना है। मेरी पत्नी ने मुस्कुराकर मुझसे वादा किया और कहने लगी कि आपको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपके भैया को मैं अपने बड़े भाई की तरह समझूंगी और हमेशा उनकी सेवा करूंगी। दरअसल मेरे भैया की टांगों में पोलियो था, और उन्होंने मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा था। बचपन से लेकर अब तक वही मेरे साथी थे। उन्होंने मुझे माता और पिता दोनों का ही प्यार दिया था। अपनी दोनों टांगों से लाचार होते हुए भी बैसाखी का सहारा लेकर उन्होंने हर तरह से मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया था और मेरे हर काम को किया था। मेरे भैया हमारे ही घर के दरवाजे पर बैठकर फल बेचा करते थे। उनसे लोग फल खरीद लिया करते थे, और फल खरीदने पर जो पैसे आते थे उनसे हमारे घर का गुजारा हुआ करता था। मेरे भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया था, हर तरह से मेरी ज़रूरतों को पूरी किया था। माता पिता के मरने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल रखा था, क्योंकि भैया तो खुद लाचार थे। मैं अपने भैया की ये कुर्बानी कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने भैया को ही अपना सब कुछ मानता था। मेरे माता पिता की मौत तब हुई थी जब मेरी उम्र 10 साल थी। दरअसल मेरे भैया बचपन से ही ऐसे थे, वो अपनी टांगों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। इसलिए भैया लोगों की मजाक का निशाना बनना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि वो ज़्यादा कहीं जाते भी नहीं थे। मेरे माता पिता, जिनके हम 2 बेटे थे, मेरे भैया का नाम अतुल था, और मेरे माता पिता अतुल भैया से बहुत प्यार करते थे। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी और मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था। उस दिन भी मैं स्कूल जाने वाला था जब अचानक मेरी नानी के घर से माँ के पास फ़ोन आया। वो लोग मेरे माँ पिताजी को अपने घर बुला रहे थे, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरी माँ और मेरी बड़ी 2 मासियाँ भी फ़ौरन ही नाना नानी के घर चली गई थी। लेकिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने भी माँ से ज़िद की कि मैं भी आपके साथ नानी के घर जाऊंगा, लेकिन माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि नहीं बेटा, तेरी परीक्षा चल रही है और मैं तुझे अपने साथ ले जाकर तेरा पूरा साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस समय मैं दूसरी कक्षा में था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और मेरे माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बने, उनका बेटा हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहे। यही वजह थी कि मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस रहती थी। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, मगर माँ ने कहा कि तू स्कूल जाएगा, हम तुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। सुबह के 7 बजे नानी के घर से माँ पिताजी को बुलाने के लिए फ़ोन आया था, और मेरा स्कूल सुबह 8:30 बजे का होता था। मुझे आधा घंटा हो गया था रोते रोते। माँ अपने लाल को इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे मनाया और कहा कि बेटा, अगली बार जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो तुम्हें ज़रूर लेकर जाएंगे। अब देखो, तुम्हारे भैया भी तो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं ना। तुम्हें स्कूल से आने के बाद अपने भैया का बहुत ख्याल रखना। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि हाँ वैभू, माँ पिताजी को जाने दे, हम दोनों यहाँ रहकर टीवी देखेंगे, फिर हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा।
मैं इस बात पर बहुत खुश हो गया। भैया भले ही मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़े थे, मगर वो मेरे साथ बैठकर काफ़ी देर तक टीवी में कार्टून देखा करते थे। भैया ने जब मुझे टीवी का लालच दिया तो मैं मान गया था, और फिर उसके बाद पिताजी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे। पिताजी और माँ मेरे स्कूल जाने के बाद 9 बजे वाली बस से बनारस मेरे नाना नानी के घर चले गए थे। मेरे माँ पिताजी वहाँ 2-3 दिन के लिए गए थे। भैया और मैं घर में अकेले रहकर एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार माँ पिताजी घर में हम दोनों को अकेले छोड़कर जा चुके थे। इसलिए उनको अपने दोनों बेटों की तरफ से बेफिक्री थी, क्योंकि भैया मेरा अच्छे से ख्याल रख लिया करते थे। लेकिन इस बार ये नहीं पता था कि वो हम दोनों को घर में ही अकेला नहीं, बल्कि इस भरी पूरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि जिस बस में मेरे माँ और पिताजी बैठे थे, उस बस का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बस खाई में जा गिरी थी, और खाई में गिरने के बाद कुछ लाशों का पता चल गया था, जबकि कुछ लाशों का तो पता ही नहीं चल सका था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बस में बैठे हुए थे, और एक्सीडेंट होने के बाद वो अपनों से बिछड़ गए। ये खबर जब भैया को मिली तो भैया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मगर मैं नहीं समझ पा रहा था कि भैया क्यों रो रहे हैं। लेकिन जब भैया ने मुझे बताया कि हमारे माँ और पिताजी नहीं रहे, तो ये सुनकर मेरा भी नन्हा सा दिल रोने लगा था। और फिर उस दिन के बाद से ही मेरे भैया ने हर तरह से मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हम दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं छोटा था, भैया ने मेरा हर छोटा और बड़ा काम किया था। भले ही उनकी टांगें नहीं थी, मगर वो घर के सारे काम किया करते थे और बेसाखी की मदद से चलते थे। मेरे पिताजी की भी हमारे ही शहर के बाजार में फलों की दुकान थी, लेकिन अब भैया तो बाजार जाकर फल नहीं बेच सकते थे, इसलिए उन्होंने घर के आगे ही ठेला लगाकर फल बेचने शुरू कर दिए थे। भैया ने भले ही खुद को संभाल लिया था, लेकिन मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आती थी। घर की एक एक दीवार पर उनकी निशानी थी। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों घर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। माँ का बनाया हुआ खाना और पिताजी की गोद मुझे याद आती थी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे गोद में लिया करते थे, और माँ मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया करती थी। रात को मुझे लोरी गाकर सुलाया करती थी, और वो भैया को भी कभी कोई काम नहीं करने देती थी। हम दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर रोते रहते थे, और माँ पिताजी को याद करते रहते थे। अब उनकी याद के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरा इंटर कंप्लीट हो गया तो मैंने भैया से कह दिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और मैं भी पैसे कमाया करूँगा। भैया कहते थे कि नहीं वैभू, तेरा भाई इस दुनिया में है ना, तुझे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अब अपने भैया को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। बस उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से और काफ़ी सालों तक ख्याल रख लिया था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, अच्छी तरह से जवान हो चुका था। अब मेरी जिम्मेदारी थी अपने भैया का ख्याल रखना। मैंने भैया से कहा था कि अब आपको फलों का ठेला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नौकरी तलाश कर लूँगा। मैंने काफ़ी जगह नौकरी की तलाश की, मुझे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर एक अस्पताल में मुझे वार्ड बॉय की नौकरी का ऑफ़र मिला। मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया कि मैं इस नौकरी को करना चाहूँगा, और फिर अस्पताल में मेरी वार्ड बॉय की नौकरी लग गई। ये खुशखबरी जब मैंने भैया को बताई तो भैया बहुत खुश हुए थे। अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मैंने देखा था कि मेरे भैया के साथ के जितने भी लड़के थे उन सभी की शादी हो गई थी। मैं हमेशा अपने भैया को हसरत भरी निगाहों से देखा करता था कि अगर मेरे भैया अपनी टांगों से लाचार न होते तो उनकी भी शादी होती। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने भैया की शादी करवा कर ही रहूँगा। मैंने कई बार भैया से कहा कि भैया, मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ, मगर भैया यही कहते थे कि मुझ जैसे लंगड़े को कौन अपनी बेटी देगा, और फिर मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। भैया हंसकर कहते थे कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मैं अपनी पत्नी पर ध्यान दिया करूँगा, मेरे भाई को कौन समझेगा। मैं भैया से कहता था कि भैया, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, बस आप शादी कर लो। भाभी आ जाएगी तो वो भी तो मेरा ख्याल रखेगी ना। आखिर आप कब तक घर का काम करते रहोगे, मेरा ख्याल रखते रहोगे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। भैया मेरी बात पर मुस्कुरा दिया करते थे, मगर शादी करने के लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। मैं चाहता था कि भैया की शादी हो जाए, उनका भी परिवार आगे बढ़े। मेरे भैया की टांगों में पोलियो है तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने उनकी हमसफ़र भी ज़रूर बनाई होगी, वो दुनिया में कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी। मैंने रिश्ता कराने वाले कई लोगों से
भैया के लिए बात की थी और कहा था कि मेरे भैया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताना, मगर हर कोई यही कहा करता था कि तुम्हारे भैया की टांगों में पोलियो है, किसी अच्छी लड़की की उम्मीद मत करना। मैं सोचता था कि जैसे मेरे भैया हैं, अगर उनके हिसाब से ऐसी भी लड़की मिल जाए तो उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। एक दिन मुझे हमारे ही मोहल्ले की रहने वाली एक औरत ने बताया कि मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं खुश हो गया कि चलो देर से ही सही, मगर मेरे भैया के लिए रिश्ता तो आया। जब उन्होंने मुझे लड़की के बारे में बताया कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माता पिता दहेज नहीं दे सकेंगे, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने भैया को शादी के लिए मनाया, हालांकि भैया शादी के लिए नहीं मान रहे थे। जब मैंने उनको बताया कि लड़की बहुत अच्छी है, तो भैया की शादी सुकृति भाभी के साथ हो गई। सुकृति भाभी बहुत अच्छी थी, सुंदर भी थी और घर के सारे कामकाज भी करती थी। भैया की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। भैया शादी के बाद खुश थे और मुझसे कहने लगे कि वैभू, तुम ठीक कहते थे कि शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और भैया को इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैंने देखा था कि मेरे भैया शादीशुदा जोड़ों को तरसती हुई नज़रों से देखते थे। उनके दिल में ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि अगर मुझे पोलियो नहीं होता तो मेरी शादी भी होती और मेरा परिवार भी बढ़ता। अब मैं बेफिक्र हो गया था। शुरू से ही मैंने अपने भैया को अकेले ही सब कुछ और मेरा ख्याल रखते हुए देखा था, लेकिन अब मेरे भैया का ख्याल रखने वाली भी कोई आ गई थी। हम लोग खुश थे, घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि सुकृति भाभी एक रात घर से भाग गई। सुकृति भाभी भले ही सुंदर थी, उनकी शादी मेरे भैया के साथ हो गई थी, लेकिन उनके घर से जाने के बाद हमें पता चला कि सुकृति भाभी का मोहल्ले के ही किसी लड़के से अफेयर चल रहा था। उनके घर वाले उनकी शादी उस लड़के से करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके घर वालों ने अपनी बेटी की शादी जल्दबाजी में मेरे भैया के साथ करवा दी। लेकिन भाभी को मेरे भैया का साथ पसंद नहीं आया था और वो भैया को छोड़कर चली गई। मेरे भैया, जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी, अब वो अंदर से बहुत टूट गए थे। मगर मैंने अपने भैया को संभाला था और उन्हें समझाया था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए कोई और लड़की ढूंढ लूँगा। लेकिन भैया ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि नहीं वैभू, अब तुम अपनी शादी करना, मुझे शादी नहीं करनी। जिन लोगों में कमी होती है उन लोगों की ज़िंदगी में इतनी आसानी से खुशियाँ नहीं आती मेरे भाई। अब मैं अपने छोटे भाई की शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया, मगर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पहले आपको खुश देखना चाहता हूँ। भैया ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा और कहा कि बस तुमने जितनी अपनी मनमानी करनी थी ना, कर ली। तुमने मेरी शादी करवा दी, तुमने देखा ना कि मेरी शादी का क्या अंजाम हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी हमसफ़र तुम्हें बहुत खुश रखेगी। ऐसा कहते हुए भैया की आंखों में आंसू थे। मैं बहुत उदास हो गया था। कितने सालों के बाद तो मेरे भैया के चेहरे पर खुशी आई थी। उनको अपनी ज़िंदगी में आराम मिला था, लेकिन ये आराम सिर्फ कुछ ही दिनों का था और अब भैया चाहते थे कि वो मेरी शादी करवा दें। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर जब भैया ने ज़्यादा ज़िद की तो मैंने हाँ कर दी थी। और फिर पीछे वाले मोहल्ले से एक रिश्ता मेरे लिए भी आया। जब लोगों को पता चला कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ, इस बार जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसके बारे में मैंने अच्छे से जांच पड़ताल निकाली थी, क्योंकि भैया की शादी भी जल्दबाजी में हुई थी और उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी उर्वशी आई। उर्वशी जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तभी मैंने उसे अपने भैया की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था कि तुम्हें मेरे भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। उर्वशी ने बिल्कुल वैसा ही किया था। मुझे उससे जैसी उम्मीद थी, वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से किया करती थी। भैया का भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरे भैया ज़्यादातर घर में ही रहते थे और मेरे भैया को चाय पीने का बहुत शौक़ था। मैंने ये बात भी उर्वशी को अच्छे से बता दी थी कि मेरे भैया को दोपहर के खाने के बाद और शाम को 5 बजे चाय ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए तुम फिक्र से उनको चाय दे देना। मैं बार बार उर्वशी को बताता रहता था कि मेरे भैया को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। मैंने नोटिस किया था कि उर्वशी को मेरी कही बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती थी और वो वैसा ही करती जैसा मैं उससे कहता हूँ। उसने मेरे घर की गृहस्थी को संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। उसको अभी तक मैंने तेज़ आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं सुना था। उसकी आवाज़ बहुत बारीक थी और वो हमेशा मेरी बात का जी में ही जवाब दिया करती थी।
उस जैसी मासूम लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था। लेकिन अब मैं कई दिनों से देख रहा था कि जब मैं अस्पताल से घर वापस आता था तो मेरी पत्नी बहुत डरी सहमी होती थी और मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी। मैं सुबह को 7 बजे अस्पताल जाया करता था और रात को घर आने में मुझे 11 बज जाते थे, क्योंकि मैं जब ज़्यादा घंटे की नौकरी किया करता था तो मुझे महीने में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। इसलिए मैं ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजारने लगता था और मुझे हर हफ्ते एक छुट्टी मिलती थी जो कि मैं अपने परिवार के साथ बिताने लगा था। धीरे धीरे उर्वशी का ऐसा बिहेवियर देखते हुए मुझे 1 महीना गुजर गया था, लेकिन उस दिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने दरवाज़ा बजाने से पहले महसूस किया कि जैसे अंदर से उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही है। मैंने धीरे से आवाज़ दी, उर्वशी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, उर्वशी, दरवाज़ा क्यों बंद है? सब ठीक तो है ना? फिर कुछ मिनट गुजर गए। मैंने कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे। फिर से मुझे सिसकियाँ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा है और अपने आंसू दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने घबराकर दोबारा दरवाज़ा बजाया और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, उर्वशी। इस बार मेरी आवाज़ में तेज़ी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। मेरी पत्नी की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो काफ़ी देर से रो रही हो। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी भयानक सपने से निकलकर आई हो। उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने घबराकर कहा, उर्वशी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए परेशानी से उससे पूछा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुझसे कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर से मैंने कहा कि उर्वशी, क्या बात है? उसके होंठ कांपने लगे और उसने रोना शुरू कर दिया और मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी कि वैभव, मुझे आपके भैया से बहुत डर लगता है। वो मुझे गंदी नज़र से देखते हैं। ये सुनकर तो जैसे मेरे शरीर में कोई तूफान सा आ गया हो। 1 मिनट के लिए तो मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। मैंने ध्यान से उर्वशी को देखा, जैसे वो कुछ ऐसा कह रही थी जिसे मेरा दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? लेकिन उसके चेहरे पर नजर आता हुआ डर, उसका कांपता हुआ शरीर और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू साफ बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही है। उसने कहा, वैभव, मैं ये बात आपको कई दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊँ। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आपके भैया मुझ पर अपनी गंदी नज़र रखे हुए हैं और मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। यहाँ तक कि मेरे करीब आने की भी कोशिश करते हैं, और जब तुम घर पर नहीं होते तो वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे जैसे ये कहते हुए वो रोने की वजह से अपने शब्द पूरे नहीं कर पा रही थी और आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर कोई खंजर भोंक दिया हो। मैंने यकीन ना करती हुई आंखों से उसे देखा, क्योंकि इस समय जैसी उसकी हालत हो रही थी मुझे लग रहा था कि वो सच कह रही है। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, शादी के बाद से ही उनकी नज़र मुझ पर है, लेकिन मैं ये सब कुछ काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आप अपने भैया की बहुत इज्जत करते हो, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। और अगर आप यकीन नहीं करते तो, अगर तुम ये सब एक गलतफहमी समझते तो, मेरे अंदर एक कशमकश हो चुकी थी। मेरा दिल कह रहा था कि उर्वशी झूठ नहीं बोल रही है, वो मासूम है, वो ऐसी बात मजाक में भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे भैया की तस्वीर छाई हुई थी, वो इंसान जिसने मुझे बचपन से लेकर अब तक बड़ा किया था, जो हमेशा नेक और ईमानदार इंसान बनता था, जिसने कभी किसी औरत को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, वो मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा कि तुम्हें अब ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ का हल निकाल लूँगा। मुझे हकीकत जाननी होगी हर कीमत पर। ये सब मैं अपने मन में सोच रहा था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी गलत है तो मैं अपनी पत्नी को झूठा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा कैसे दूँ, और अगर वो सच बोल रही है तो फिर मैं अपने भैया को सज़ा कैसे दूँगा।
मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। सारी रात मुझे यही सब सोचते सोचते गुजर गई थी। मैं जाग रहा था और मेरी पत्नी मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी एक बेफिक्री और सुकून की नींद सो रही थी, जबकि मैं अपने बिस्तर से उठा और दूसरी तरफ भैया के कमरे में गया तो भैया भी अपने बिस्तर पर कुछ इसी तरह की कंडीशन में सोए हुए थे। अगर इस घर में कोई बेचैन था तो वो था मैं, जो अपनी पत्नी और भैया के बीच में रहकर एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। मेरी जिंदगी से सुकून तो जैसे चला ही गया था। मैं चाहकर भी सब कुछ नहीं भूल पा रहा था। इसी तरह अगला दिन निकल आया और मैं जब अस्पताल गया तो वहाँ भी बड़ी ही परेशान कंडीशन में बैठा हुआ था, जब मुझसे मेरे साथ काम करने वाले एक वार्ड बॉय ध्रुव ने मेरी परेशानी के बारे में पूछा, जो कि मेरा दोस्त भी था। मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बता दिया और वो भी मेरी बात सुनकर हैरान हुआ था और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ध्रुव की बात सुनकर मुझे उसके सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो तो मेरी बात सुनने के बाद मेरे भैया को ही दोषी ठहरा रहा था। मैं ये सब भूल नहीं पा रहा था और बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, या ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। ये जो कुछ भी है, मैं इसे अपने दिलो दिमाग से दूर करना चाहता था और सच्चाई जानना चाहता था। मैंने ध्रुव को बताया था कि अपनी पत्नी की मासूमियत देखते हुए मुझे यही लगता है कि भैया गलत हैं, लेकिन अपने भैया की तरफ देखता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को कोई गलत फहमी हुई है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस समय अपने कमरे में बैठा हुआ था और खामोशी से अपने दोस्त ध्रुव से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने मुझे बताया था कि तुम कल जब अस्पताल आओगे तो आधे दिन से छुट्टी ले लेना और अपने घर में खामोशी से दाखिल होना और फिर देखना कि तुम्हारे पीछे भैया तुम्हारी पत्नी के साथ आखिर कैसा बर्ताव करते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम आइडिया तो बिल्कुल ठीक दे रहे हो, मैं कल ऐसा ही करूँगा। कल खामोशी से घर आ जाऊँगा और देखूँगा कि आखिर मेरे पीठ पीछे घर में क्या होता है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और मुझे कुछ तसल्ली मिल गई थी। मैं सोच रहा था कि अब बस कल तक का समय है और कल को मेरी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। इसलिए अगले ही दिन मैं अस्पताल से आधे दिन की छुट्टी लेने के बाद खामोशी से घर चला आया था। इस बारे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था, ना तो भैया को और ना ही उर्वशी को। लेकिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। भैया तो आंगन में कुर्सी पर बैठे रहते थे, लेकिन आज वो आंगन में नहीं थे। उनकी बैसाखी भी साइड पर खड़ी हुई नहीं थी, ज़रूर वो कहीं पर गए हुए थे। यही देखने के लिए मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे भैया के हाथ में मेरी पत्नी की साड़ी का पल्लू था और वो मेरे कमरे में मेरी पत्नी के साथ मौजूद थे। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा था। भैया एक तरफ खड़े हुए थे और उनके हाथ में मेरी पत्नी का पल्लू था। वो एक बैसाखी पर टिके हुए थे, जबकि दूसरी बैसाखी ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर गई तो मेरी पत्नी दौड़ते हुए मेरी तरफ आई और मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि देखिए वैभव, आपके भैया ने मेरे साथ। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जबकि भैया की आंखों में घबराहट थी और वो खामोश एक तरफ खड़े हुए थे। ये सब आज अपनी आंखों के सामने देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं कुछ सुनने, कुछ समझने या फिर कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं फ़ौरन ही भैया की तरफ गया और मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी पत्नी सहमी हुई मेरे पीछे खड़ी हुई थी। भैया कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो वैभव? मैंने भैया से कहा कि बस खबरदार, जब आपने अपनी ज़बान से मेरा नाम लिया, अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। मेरा गुस्सा बेकाबू हो चुका था। आज मैं यही सब देखने के लिए तो घर आया था कि आखिर मेरे पीछे मेरी पत्नी के साथ क्या होता है। वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है या फिर आप सच में ही ऐसे हो। लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आ गया। उर्वशी आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, आपकी हकीकत मेरी आंखों के सामने आ गई है। भैया कहने लगे कि वैभव, मेरी बात तो सुनो। मगर मैं भैया के सामने ज़ोर से चिल्ला दिया और कहने लगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ उस पर यकीन करूँगा जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और जैसी मेरी पत्नी की हालत हो रही है, मुझे शर्म आती है आप पर। आपकी पत्नी अगर आपको छोड़कर गई तो आपको क्या लगा कि मेरी शादी करवाने के बाद आप मेरी पत्नी पर नज़र रखोगे? मैं भैया को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह रहा था,
मगर वो ज़मीन पर नज़र टिकाए मेरी सारी बातों को खामोशी से सुन रहे थे। वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करते, मैं उन पर चिल्ला उठता था, क्योंकि अब मैं उनकी कोई भी बात सुनने के काबिल नहीं रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना था। मुझे ऐसे इंसान की मौजूदगी अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो औरतों की इज्जत पर हाथ डालना जानता हो, और वो औरत भी कोई और नहीं बल्कि उनके ही छोटे भाई की पत्नी है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वो मेरे लिए पक्का और ठोस सबूत था। उर्वशी रो रही थी और भैया शायद मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्या समझाना चाहते थे? मैं जानता था कि वो ज़रूर मेरी पत्नी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मैं यहाँ जानबूझकर और सच्चाई जानने के लिए ही आया था। लेकिन मेरा ये प्लान कामयाब हो गया और भैया का असली चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो गया। ये सब कुछ मेरी तकलीफ को बढ़ा रहा था। मैंने एक बार भैया की तरफ देखा और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को, जो बुरी तरह से रो रही थी और डरी हुई थी और बार बार यही कह रही थी कि अब तो कोई फैसला करो, मैं तुम्हारे भैया की मौजूदगी में इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम तो चले जाते हो मगर ये अकेले में मेरे साथ। ये कहकर उसने सिसकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपनी पत्नी की बात को समझूं या फिर भैया की इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर दूं। ये वो समय था जब मुझे लगा कि अब समय ख़त्म हो चुका और मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हूँ जहाँ पर रास्ता अंधेरे में जा रहा है। मुझे अपने भैया की ईमानदारी भी अच्छे से याद आ रही थी और वो सब कुछ जो उन्होंने हमेशा से मेरे लिए किया था, मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने मेरी खातिर काफ़ी कुछ किया था। यहाँ तक कि मेरे माता पिता के बिना हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींची और एक बार फिर अपने भैया की तरफ देखा और कहा कि भैया, आप इस घर से जा सकते हो, क्योंकि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं उस पर ही विश्वास करूँगा। भैया ने फ़ौरन ही मुझे देखा। भैया की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से ज़मीन पर बैठे और अपनी दूसरी बैसाखी उठाकर बैसाखी के सहारे चलते हुए अपने कमरे में चले गए। ये एक ऐसा लम्हा था जहाँ मेरा फ़ैसला मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता था, मगर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, कुछ भी नहीं। और जो कुछ मैंने भैया से कहा मुझे वही बेहतर लगा। भैया के जाने के बाद कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया था और मेरे बराबर में उर्वशी भी आकर बैठ गई थी और बस लगातार रोई जा रही थी। मैं उसे खामोश करवाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि भैया अपना सामान पैक कर चुके थे और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल रहे थे। भैया ने मेरी तरफ नज़र भरकर देखा, जैसे उनको लग रहा हो कि मैं उन्हें रोक लूँगा, लेकिन मैंने उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे और जिसके घर में होते हुए मेरी पत्नी कभी भी अपने आप को महफूज महसूस न कर सके। भैया अपना सामान लेकर घर से बाहर जा चुके थे और फिर कई दिनों तक भैया मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। मेरा एक दिल भैया को रोकना चाहता था, लेकिन दूसरा दिल कह रहा था कि ये इंसान अब तेरा भाई नहीं रहा, ये कुछ और बन चुका है। मैंने अपनी आंखों के सामने मौजूद सच पर यकीन कर लिया था, लेकिन इस फैसले के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था। बचपन की वो यादें, वो लम्हे जो मैंने भैया के साथ गुजारे थे, जैसे किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे। कभी कभी मैं पछताया करता था कि क्या मैंने जल्दबाजी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अपने भैया की ज़रूरत थी और मैंने उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। मैंने अपनी पत्नी की खातिर उन्हें अपने घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सुकून को अपने ही हाथों से खो दिया है। अब हमेशा मेरी आंखों में नमी रहती थी। मैं अस्पताल में काम करते हुए भी बार बार अपने भैया के बारे में सोचता रहता था, जो पहले ही लाचार थे और मैंने भी उनके साथ ये सब कर दिया। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता कि भैया ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो लाचार हैं और उन्हें अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी अब नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। मैंने देखा था कि उसके चेहरे पर अब हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। अब उसके चेहरे से जैसे डर खत्म हो गया था और वो बिना किसी डर के घर में चल फिर सकती थी। काफ़ी समय तक तो मुझे भैया कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक दिन भैया मुझे मेरे अस्पताल के बाहर भीख मांगते हुए दिखाई दिए थे। भैया को इस तरह से भीख मांगते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये वही इंसान है जो मेरी पत्नी पर गंदी नज़र रखता था और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता था।
भैया की ऐसी हालत पर मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जताना चाहता था कि मुझे आपसे हमदर्दी महसूस हो रही है। मैंने अपना मुंह फेर लिया था। भैया मुझे देख चुके थे, वो शायद मेरे पास आना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे आगे बढ़कर निकल गया और मैंने उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं ऐसे इंसान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। खैर, मेरी पत्नी अब हमेशा खुश रहने लगी थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया जैसे हर दिन एक दूसरे से मिलता जुलता हो। पूरे 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। उस दिन के बाद से कभी मैंने भैया को कहीं नहीं देखा था, मगर मैं हर दिन उन्हें याद किया करता था। इन 2 सालों में अभी तक हम दोनों पति पत्नी को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। मेरी पत्नी को ये कमी बहुत खलती थी कि वो अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई। उर्वशी का डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। फिर इसी तरह 1 साल और गुजर गया। मैंने देखा था कि उर्वशी अब ज्यादातर खोई खोई सी रहती थी और उसकी नज़र हमेशा दरवाजे पर लगी रहती थी। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की कि आखिर क्या बात है, मगर वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत कम बोलने लगी है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे मेरे एक जानने वाले दोस्त ने बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट वहाँ करवाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी फौरन ही मान गई थी। मैं जब उसे वहाँ लेकर गया तो डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। वो टेस्ट रिपोर्ट जब हमारे हाथों में आई तो हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इस टेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपकी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। उर्वशी तो रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन उर्वशी ने रोते हुए कहा कि वैभव, अब कुछ नहीं हो सकता। सच यही है कि मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। शायद मुझे तुम्हारे भैया की बद्दुआ लग गई है। पूरे 3 साल बाद मेरी पत्नी की जबान पर भैया का जिक्र आया था, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो और ज़्यादा तेज़ी से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए वैभव, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की सज़ा मुझे कुछ इस तरह से मिलेगी। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था। मैं तुम्हारे घर पर अपना कब्ज़ा करना चाहती थी। मुझे तुम्हारे भैया पसंद नहीं थे। मैं तुम्हारे घर में अपनी मर्जी के मुताबिक रहना चाहती थी। तुम्हारे भैया के होते हुए मुझे उनके कपड़े धोने पड़ते थे, उनके सारे काम करने पड़ते थे। दिन में कई बार उनके लिए चाय बनानी पड़ती थी और ये सारे काम मुझ में अजीब सी उलझन पैदा कर रहे थे। मैं चाहती थी कि इस घर में सिर्फ मैं और तुम ही रहें। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई के खिलाफ शक डाल दूंगी तो कैसा रहेगा। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैं धीरे धीरे परेशान रहने लगी और एक दिन मैंने तुमसे झूठ कहा कि तुम्हारे भैया मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि अगले ही दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त से फ़ोन पर बातें करते हुए भी सुन लिया था। तुम कह रहे थे कि कल तुम आधे दिन से छुट्टी लेकर घर आ जाओगे और सारी सच्चाई का पता लगा लोगे। इसलिए मैंने अपने प्लान पर ध्यान दिया और तुम्हारे भैया को कमरे में बुला लिया और मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी साड़ी में कॉकरोच घुस गया। तुम्हारे भैया जब घबराकर मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर कमरे में आए तो उनके हाथ में मेरी साड़ी का पल्लू था और इस समय तुमने भी घर में एंट्री मार दी। तुम्हें लगा कि तुम्हारे भैया मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मगर मैंने जानबूझकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया था और इस तरह तुम्हें अपने भाई की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ गया और तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। बस तभी से मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून की गुजर रही थी। तुम अस्पताल चले जाते थे और मैं सारा दिन इस घर में अपनी मर्जी के मुताबिक रहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में बच्चे की कमी है। घर में हमारा बच्चा होगा तो घर में रौनक लगी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद टूटने लगी। वक्त बढ़ता गया और मुझे माँ बनने की खुशी नहीं मिली और आज ये टेस्ट रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे भैया के साथ बहुत गलत किया था। तभी ऊपर वाले ने मुझे भी मेरे किए की सज़ा दे दी है। मुझे अकेले रहने का बहुत शौक था ना, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे अकेला ही कर दिया। वो मेरे गले से लिपटकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे उसकी पूरी बात सुनकर गुस्सा आया और मैंने उसे ज़ोर से पीछे की तरफ धकेल दिया और कहा कि ये तुमने क्या किया? तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफ़ी ने मेरे लाचार भैया के लिए मेरे दिल में नफ़रत पैदा कर दी। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर वो घबरा गई थी। हम दोनों उस समय अस्पताल में मौजूद थे और मेरे ऐसे रिएक्ट करने पर सारे आते जाते लोग हमें नज़र उठा उठाकर देख रहे थे। उर्वशी घबराने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए वैभव, मुझसे गलती हो गई। मैंने नादानी में ये सब कुछ किया।
मुझे उस समय उर्वशी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाना चाहता था, लेकिन मैं अस्पताल में मौजूद था, इसलिए यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं कर सकता था। मैंने उसका हाथ गुस्से से पकड़ा और मैं उसे अपनी गाड़ी पर बैठाकर गुस्से में ही तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए घर तक ले आया था और फिर मैंने उसे घर में लाकर झटक दिया और उसके मुंह पर एक थप्पड़ भी मारा ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने 2 भाइयों को अलग कर दिया। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी गलती ने मेरे लाचार भाई को मुझसे दूर कर दिया। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम तो मुझे बहुत मासूम और सीधी सादी लगती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि इस मासूमियत भरे चेहरे के पीछे एक चालाक औरत छुपी हुई है। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और मैं अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था, लेकिन मुझे अपने भैया की फिक्र हो रही थी कि इतने साल उन्होंने ना जाने कैसे कैसे और कहाँ गुजारे होंगे। मैं तो गुस्से में ही घर से बाहर निकला और अपने भैया को ढूंढने के लिए इधर उधर फिरने लगा था। पहले जहाँ मुझे मेरे अस्पताल के बाहर भैया नजर आए थे, मैंने उनको वहाँ भी तलाश कर लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने उनको आखिरी समय भीख मांगते हुए देखा था, इसलिए सारे भिखारी लोग जहाँ बैठा करते थे, मुझे वो जगह याद आई और मैं फ़ौरन ही वहाँ पर चला गया। मगर भगवान का शुक्र था कि भैया मुझे वहीं पर मिल गए थे। मैं वहाँ जाते ही फ़ौरन भैया के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और उनसे कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया, उर्वशी ने झूठ बोला था। मैं उसके मासूम चेहरे और उसके चेहरे पर आने वाले आंसुओं की बेबसी में आ गया था। लेकिन भैया, जब आपने कुछ किया ही नहीं था तो आपने उस समय अपना मुंह क्यों नहीं खोला? मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी पत्नी आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है? क्यों आप एक ही बार के कहने पर घर छोड़कर आ गए? भैया ने मोहब्बत से मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ रखा। भैया कहने लगे, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से अलग नहीं करना चाहता था। सारी जिंदगी हम दोनों भाई ने बिना माता पिता की गुजारी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं फिर से अकेला हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली जाए और तुम अकेले हो जाओ। मैं जानता हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। वो पहले ही मेरी मौजूदगी घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रख रही थी। बस यही सब सोचते हुए मैंने तुम्हें सच्चाई से आगाह नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी की सच्चाई तुम्हारे सामने लाऊंगा तो तुम उसे छोड़ दोगे और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैं खुद ही घर छोड़कर आ गया। भैया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा था कि मेरा वो भाई जिसने हमेशा से ही मेरे बारे में सोचा था, ऐसे मोमेंट पर भी उसे सिर्फ मेरी ही फिक्र हुई थी। मैंने भैया से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी तो मेरे भैया ने मुझे माफ़ कर दिया और कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने भैया को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन भैया ने इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं अपने भैया को घर से बाहर नहीं छोड़ सकता था। काफ़ी समय तक मैं अपने भैया से दूर रहा। वो लाचार थे, उन्हें अपने भाई के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने तो उन्हें उनके दिल से भी लंगड़ा कर दिया था। मगर मैं अपने भैया को अब किसी परेशानी में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं भैया को ज़बरदस्ती घर लेकर आया, जहाँ पर मेरी पत्नी जानती थी कि मैं ज़रूर अपने भैया को ही ढूंढने के लिए गया हूँगा। इसलिए वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और उसने भैया के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। लेकिन मेरे भैया का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने मेरी पत्नी को भी माफ़ कर दिया और उसे उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि ऊपर वाला तुम्हें ज़रूर औलाद देगा। भैया हमारे साथ हमारे घर में रहने लगे थे। मेरी पत्नी उनकी पहले से भी ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। मेरी पत्नी ने मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरे भैया का दिल जीत लिया और इस तरह मजबूर होकर मुझे अपनी पत्नी को कुछ समय के बाद माफ़ करना ही पड़ गया। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद उर्वशी, जिसकी रिपोर्ट में आया था कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, उसे अचानक माँ बनने की खबर मिली तो उसकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं रहे थे। और इस तरह ये बात सच हो गई कि बुरा करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, और अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलने लगते हैं तो ऊपर वाला हमारे लिए बेहतर रास्ते खोल देता है। मेरी पत्नी अब माँ बनने वाली है और मेरे भैया की भी बहुत सेवा करती है। उससे पहले जो भी गलती हुई थी उसने अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप कर लिया था, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।